दोस्तों आज जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं वो कहानी है एक मजबूर और लाचार लड़की और एक गरीब परिवार की। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड कहानी है, बस थोड़ा सा समय निकाल के इस कहानी को पूरा जरूर सुन लेना। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है मुंबई से और खत्म होती है लखनऊ में। दोस्तों क्या होता है कि ये मुंबई में एक स्टेशन पड़ता है, बांद्रा स्टेशन। इस स्टेशन पे बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई थी अपनी अपनी जगह पे जाने के लिए। तभी एक भागती हुई लड़की चिल्लाती हुई आती है और एक गाड़ी खड़ी होती है, गोरखपुर एक्सप्रेस। इस ट्रेन में वो लड़की स्लीपर कोच में चढ़ जाती है और सामने उसने देखा कि एक लड़का बैठा हुआ है उसी स्लीपर कोच में। तो वो लड़की कहती कि भैया मुझे बचाओ, भैया मुझे बचाओ, मुझे मार डालेंगे, भैया मुझे बचाओ। जब तक वो लड़का कुछ समझ पाता, वो लड़की भागती हुई उस सीट के नीचे छुप जाती है। लड़का नजारा देखता है कि आखिर में मामला क्या है। दोस्तों धीरे धीरे वो गाड़ी वहां से रवाना होने लगती है और लगभग 20-25 मिनट का समय निकल जाता है उस गाड़ी को वहां बांद्रा स्टेशन छूटे हुए और काफी दूरी पे निकल चुकी थी। दोस्तों इसके बाद में वो लड़की निकल के आती है सीट के नीचे से और मुस्कुराती है, हंसती है। तो वो लड़का देखता है जिसके सामने अभी ये चिल्लाती हुई आई कि अरे अभी तो ये रो रही थी, चिल्ला रही थी, मदद के लिए कह रही थी, अब इसको कौन सा अवार्ड मिल गया जो ये हंसने लगी। अभी तो बहुत दुखी थी। उस लड़के से रहा नहीं गया, उसने पूछ ही लिया उस लड़की से कि बहन ये बताओ, अभी तो तुम मदद के लिए कह रही थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी, अब क्यों खुश हो भाई, अब क्या मिल गया। तो वो लड़की कहती कि भैया कुछ लोग हमारे पीछे पड़े हुए थे, वो मुझे अपने साथ में ले जाना चाहते थे, पता नहीं मेरा क्या हस्र करते, उनसे बचने के लिए हम भाग रहे थे, तभी हम तुमसे मदद के लिए कह रहे थे और अब हम यहाँ पे ट्रेन में आ गए और काफ़ी दूर भी आ गए, अब हम सुरक्षित हैं। उन लोगों का अब मुझे डर नहीं, उस समय हम बहुत ज़्यादा भयभीत थे। लड़का समझ जाता है कि अच्छा इस तरह की परेशानी थी तभी तुम चिल्ला रही थी। दोस्तों सामने बैठे हैं, दोनों से बातें होती है, एक दूसरे से पूछते हाल चाल। लड़की कहती लड़के से कि भैया आप कहाँ गए थे और आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हो। वो लड़का कहता है कि हम मुंबई एग्जाम देने आए थे, इसके बाद मेरा नाम पवन है और हम लखनऊ के रहने वाले, हम लखनऊ अपने घर वापस जा रहे हैं। वो लड़का इस लड़की से भी पूछता है कि तुम कहाँ की रहने वाली हो, तुम कहाँ जा रही हो, क्या नाम है तुम्हारा। तो लड़की कहती कि मेरा नाम प्रिया है और हम मुंबई के रहने वाले हैं और हम लखनऊ जा रहे हैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ, क्योंकि मुंबई में हमारे लिए खतरा है। आपने देखा कि लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे, यहाँ पे मुझे खतरा है, इस यहाँ पे सुरक्षित नहीं है, इसलिए हम अपने रिश्तेदारों के यहाँ कुछ दिन रहेंगे, इसके बाद में अपना कुछ इंतजाम करेंगे रहने के लिए, यहाँ पे मेरा गुजारा नहीं था। दोस्तों ऐसे ही समय बीत रहा है और ट्रेन चलती जाती है, शाम हो जाती है, लड़की को नींद आने लगती है। तो पवन जो लड़का था वो कहता है कि तुम मेरी सीट पे लेट जाओ, हम नीचे बैठ जाएंगे। लड़की कहती है नहीं आप लेटो और आप बैठो, हम नीचे बैठे रहेंगे। लेकिन वो पवन जो था वो कहता है कि नहीं लेट जाओ मेरी सीट पे। तो वो लड़की उस पवन की सीट पे लेट जाती है, पवन नीचे बैठ जाता है। सुबह हो जाती है, लगभग 22 घंटे के बाद में लखनऊ ये ट्रेन पहुंच जाती उस स्टेशन पे जहाँ पे उस लड़के को उतरना था और लड़की जो थी उसको थोड़ा आगे जाके उतरना था। लड़का कहता है प्रिया से कि प्रिया अब हम जा रहे हैं और अपना ख्याल रखना, ठीक है, और बाय करता है, उतर जाता है। कुछ दूर चलता है, तभी देखता है कि प्रिया उसके पीछे भागती हुई आ रही है और कहती कि भैया अब हम फिर से एक नई मुसीबत में फंस गए हैं, मुझे इस मुसीबत से निकालो। तो पवन कहता है कि अब क्या हो गया भाई, अब क्या हो गया। तो प्रिया कहती कि भैया हमने एक पर्ची रखी थी अपने बैग में जिसमें एड्रेस लिखा हुआ था उनका, जहाँ पे हम जा रहे थे, लखनऊ में जिन रिश्तेदार के घर पे मुझे जाना था वहाँ का पता लिख रखा था, मैंने बैग में रख लिया था। लेकिन भागने के चक्कर में, जल्दबाजी के चक्कर में वो पर्ची पता नहीं कहाँ पे गिर गई। अब हम बिना पता के वहाँ कैसे पहुंचे भाई, गाँव तो है नहीं कि किसी से पूछ दो भैया फलाने आदमी का घर कहाँ है तो लोग बता देंगे, अब शहर में कैसे ढूंढेंगे। अब ऐसा करो भैया, मुझ पे इतनी रहम कर दो कि 2 दिन के लिए मुझे तुम अपने घर पे रख लो और जैसे ही हम इधर उधर से पता करके उनका घर का पता जान जाएंगे वैसे ही हम तुम्हारे घर से चले जाएंगे। दोस्तों उस लड़के को तरस आ जाता है, वो उस लड़की को साथ में लेके अपने घर चला जाता है और जैसे वो लड़का अपने घर पे पहुंचा, इसके बाद में डोरबेल को बजाया
उसकी बहन आती है। बहन ने जैसे ही देखा भाई के साथ में एक अनजान लड़की, वो सौड़ रहेगी कि अरे ये कौन है। भाई कोई रिश्तेदारी का हो तो कहेगी चलो कोई रिश्तेदार है, लेकिन ये तो ऐसी लड़की जिसको कभी जिंदगी में देखा नहीं। लड़की समझ गई कि भाई का कहीं चक्कर चल रहा था, वही लड़की भाई लेके आया है इसको। लड़की ने अपनी माँ को बुलाते हुए कहा, माँ देखो रिटर्न भी दिया है, साथ में रिजल्ट भी लिया है। तब उस लड़के ने अपनी माँ को, अपने पिता को समझाते हुए पूरी स्थिति को बताया कि ये समस्या थी, इसने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट किया, इसलिए हम इसको ले आए और ये सिर्फ 2 दिन हमारे घर पे रहेगी। दोस्तों उस पवन के जो पिता थे उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं बेटी, दुख की मारी हो, परेशानी की मारी हो, कोई बात नहीं, जैसी मेरी बेटियां वैसी तुम भी, ठीक है तुम रुक जाओ, लेकिन बेटा मेरे घर में शादी है। क्योंकि पवन की बहन की 10 दिन बाद शादी थी, तो उसके पिताजी ने कहा कि बेटी हमारे घर पे शादी है, 10 दिन बचे और घर में बहुत सारा काम है, तो अभी तो हम नहीं हेल्प कर सकते तुम्हारे रिश्तेदारों को ढूंढने के लिए। जैसे ही बेटा शादी निपट जाती है वैसे हम तुम्हारी हेल्प करेंगे उन रिश्तेदारों को ढूंढने के लिए जो जिनके यहाँ तुम जाना चाहती हो। तो वो लड़की कहती ठीक है अंकल जी, हमारा तो वैसे भी दुनिया में कोई नहीं है, मुझे रिश्तेदारों के यहाँ जाना था, वैसे हम तुम्हारे घर पे रह लेंगे, बाद में आप मेरी हेल्प कर देना ताकि हम वहां तक पहुंच जाए। और दोस्तों क्या होता है कि शादी का टाइम जो था वो नजदीक आता जाता है और रिश्तेदार भी आने लगते हैं। शादी का जब 1 दिन बचता है तो पवन की जो बहन थी जिसकी शादी थी, उसके ससुराल से फोन आता है कि भैया मुझे दहेज में एक बाइक और चाहिए, अगर बाइक नहीं दोगे तो हम शादी नहीं करेंगे। अब ये जो परिवार था ये तो एक मिडिल क्लास फैमिली थी, इतना पैसा तो था नहीं। और आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी कोई बेटी की शादी करता है तो इधर उधर से ले भी लेता, कर्ज भी हो जाता, सब कुछ हो जाता है। और इनको जो भी करना था वो सब पहले कर चुके थे, जो भी लेना देना था वो सब पहले हो चुका था। लेकिन इन्होंने अचानक से डिमांड कर दी कि मुझे एक बाइक और चाहिए। अब सारे लोग परेशान कि आप क्या करें भाई, बाइक तो 10-20 हज़ार रुपए की तो मिलेगी नहीं, 1 लाख रुपए होने चाहिए। अब हम 1 लाख रुपए कहाँ से करें? एक किसान आदमी के लिए भैया 1 लाख रुपए बहुत होते हैं। अब सब परेशान, सब रोए कि आप क्या करें, अगर हम शादी तोड़ देंगे तो रिश्तेदार जो है ना सब जगह दावत पहुंच चुकी, कार्ड बढ़ चुके हैं, लोग तरह तरह की बातें करेंगे। लोग ये थोड़ी कहेंगे कि हाँ कमी थी इसलिए मैंने छोड़ दिया, लोग ये कहेंगे उन्होंने खुद शादी तोड़ दी होगी, लड़की के अंदर कोई गलत ऐब होंगे, इस तरह की लोग बातें करेंगे। अब मेरी बेटी से शादी कौन करेगा अगर मैंने इस रिश्ते को तोड़ दिया। तरह तरह की बातें घर में होती हैं, घर में गम का माहौल हो जाता है। तभी लड़की जिसकी शादी होने वाली थी वो कहती है कि पिताजी शादी के लिए मना कर दो, हम शादी नहीं करेंगे, हमारे पास इतना पैसा नहीं। अचानक से इन्होंने एक बाइक की डिमांड कर दी, कोई 150 की चीज़ थोड़ी थी, अचानक से दे दी। अब इनका जो लेना देना था वो सब हो गया, अभी अचानक से मांग रहे हैं हम शादी नहीं करें, तोड़ दो, मुझे नहीं शादी करनी है। तभी जो लड़की प्रिया थी इसने कहा पवन के पिताजी से कि अंकल जी अगर आपको एतराज ना हो क्या हम आपकी हेल्प कर सकते हैं? तो वो कहते हैं कि आप मेरी क्या हेल्प कर सकते हो? तो प्रिया कहती है अंकल जी मेरे पास 1 लाख रुपया है, वो आप ले लो और बाइक ले लो, ताकि बारात जो है ना अपने समय पे आ सके, आपकी इज्जत जाने से बच जाए, नहीं तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। दोस्तों सभी लोग मान जाते हैं और रिया से पैसे लेके बाइक आ जाती है। बड़ा खुशी का माहौल फिर से हो जाता है घर में, सभी लोग खुश हो जाते हैं, बारात भी आ जाती है, अच्छे से शादी निपट जाती है, वो भी प्रिया की वजह से। अगर वो बाइक ना मिलती तो वो बारात लेके नहीं आते। जबकि पवन के पिता बहुत समझाते रहे कि शादी हो जाएगी, इसके बाद में हम तुमको बाइक दे देंगे इधर उधर से अरेंज करके कहीं से, लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं। लेकिन जब प्रिया ने हेल्प की तो बाइक आ गई और शादी भी अच्छे से निपट गई। जब दोस्तों शादी निपट जाती है तो प्रिया कहती अंकल जी अब आप मेरी हेल्प कर दो ताकि हम वहां तक पहुंच जाएं जहां मुझे जाना है। तो पवन के पिता कहते हैं ठीक है बेटा अब तुम्हारी हेल्प करेंगे। दोस्तों अभी तक जो 10 दिन से प्रिया रह रही थी वो अच्छे से सारा काम दिखवा रही थी, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई ऐसी जगह से आई या ऐसी कोई पर्सन है जो अनजान है, मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई अपना ही घर का ही सदस्य है। सभी लोगों के साथ में हिल मिल के सारा काम कर रही थी जिम्मेदारी से। इसके बाद में इतनी बड़ी समस्या से भी निकाल दिया तो वो सबके दिलों में घर कर गई, सभी लोग इसको बहुत पसंद करने लगे। दोस्तों क्या होता है कि एक दिन की बात है कि पवन के पिताजी कहने लगे ठीक है प्रिया आज हम जा रहे हैं, पता करेंगे कि तुम्हारे रिश्तेदार कहाँ रहते कैसे, इधर उधर से फोन करके पूछने लगे। लेकिन तभी पवन आता है प्रिया के पास में और कहता है कि प्रिया अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो तुमसे एक बात हम कहें। तो प्रिया कहती है हाँ कहो क्या बात है। पवन कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? प्रिया कहती तुमने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी, ऐसे तुमने कैसे कह दिया कि तुम मेरे से शादी करोगी? क्या तुम्हारे माता पिता हमसे शादी करने देंगे? तुम्हारे माता पिता मान जाएंगे? तो पवन कहता है कि भाई माता पिता ने ही तो कहा है, माता पिता को तुम बहुत पसंद हो,
माता पिता क्या सभी लोगों की इच्छा है कि तुम मेरे घर की बहू बनो? प्रिया कहती है कि इतना बड़ा फैसला सभी लोगों ने कैसे ले लिया? आप लोग मेरे बारे में क्या जानते हो? जिस दिन तुम मेरे बारे में जानोगे ना, तुम मुझसे बहुत नफरत करोगे। तो सभी लोग भैया सोचने पे मजबूर हो गए कि हाँ भाई, ये तो बात मैंने सोची ही नहीं कि तुम कहाँ की रहने वाली हो, क्या हो, कैसे हो, क्या तुम्हारा बैकग्राउंड है, ये तो मैंने पूछा ही नहीं, बताओ भाई। तो जब प्रिया बताना शुरू करती है कि मैं एक वेश्या की बेटी हूँ, दोस्तों इतनी बात जैसे सुनी वैसे घर के लोग आकर बोला, अच्छा तुमने अभी तक मुझे बताया नहीं तुम वेश्या की बेटी हो? अरे भगवान, बड़ा अनर्थ हो गया। मैंने वेश्या की बेटी को अपने घर में रखा और अपने बेटा पे बहुत टूट पड़े पवन के पिता कि इस लड़की को लेके आया। बताओ, कोई जानेगा तो बदनामी हो जाएगी समाज में। इस लड़की को लेके आया, अब वेश्याओं की कोई इज्जत होती है क्या? लड़की की पूरी बात अभी खत्म नहीं हुई। लड़की ने कहा कि अंकल जी, सिर्फ मेरी बात एक बार सुन लो। कहा कि मेरी माँ मजबूरी बस कोठे पे गई, क्योंकि वैश्यावृत्ति का काम कोई ऐसे नहीं करता है, मजबूरी में करता है। हालात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान मजबूर हो जाता है ऐसे काम करने के लिए। लेकिन मेरी माँ ने कभी मुझे इसके लिए नहीं सोचा कि मेरी बेटी कभी कोठे पे आए, वैश्यावृत्ति का काम करे। मेरी माँ ये सोचती थी कि हम पढ़ लिख के अच्छे कुछ बन जाएं और इस दलदल से निकले रहें, क्योंकि माँ हमारी मजबूरी में वहाँ काम कर रही, इसलिए माँ के पास पैसे तो थे नहीं। माँ ने उस कोठेदार जो मालिक था कोठे का, उससे कहा कि हमारी बेटी को पढ़ाने लिखाने के लिए पैसे दे दो। उसकी कीमत भी माँ मेरी चुकाती थी। लेकिन कोठे का जो मालिक था उसने ये कहा था मेरी माँ से कि ठीक है, तुम्हारी बेटी जहाँ पढ़ना चाहे, यहाँ पढ़ना चाहे, विदेश में पढ़ना चाहे, जहाँ पढ़ना चाहे वहाँ पढ़ाओ, हम पैसे देंगे, लेकिन जैसे तुम्हारी बेटी 18 साल की हो जाएगी वैसे ही हमारे हवाले करना। माँ के पास मजबूरी थी, कोई रास्ता नहीं था। माँ ने कहा ठीक है, मेरी बेटी 18 साल की हो जाएगी, वैसे हम तुम्हें सौंप देंगे। दोस्तों ये पढ़ती लिखती रही और जैसे ही 18 साल को कंप्लीट करके 19वें साल में वैसे ही एक कोठे का मालिक आ धमका और कहने लगा मेरी माँ से कि अपनी बेटी को मेरे हवाले कर दो। मेरी माँ नहीं चाहती थी कि हम वहाँ किसी भी तरह से पहुँचे। मेरी माँ परेशान थी। मेरी माँ ने मेरे लिए 5 लाख रुपए इकट्ठे करके रखे थे, एक एक करके, और मेरी माँ ने हमसे कहा कि बेटा ये पैसे ले जाओ, ये मैंने तुम्हारे लिए इकट्ठे किए, और इन पैसों को ले जाके तुम पढ़ लिख चुकी हो, कहीं अपनी दुनिया बसाओ जाके, कहीं निकल जाओ यहाँ से, इस दलदल से निकल जाओ। अगर तुम यहाँ से नहीं निकली तो ये जबरदस्ती खींच के तुमको कोठे पे बिठा देंगे। मेरी माँ भी मजबूर थी और हम भी मजबूर थे, इसीलिए उस दिन हम भाग रहे थे, क्योंकि वही लोग कोठे के मालिक ने भेजे थे, वही गुंडे लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे, मुझे अपने साथ में ले जाने वाले थे, लेकिन जैसे तैसे हम बच गए थे उस दिन। ये मेरी कहानी थी। अब आप जो भी मेरे साथ में करना चाहो वो कर लो, लेकिन घर वालों को समझ में नहीं आया, वो सब याद बबूला, अच्छा वैश्या की बेटी, हाँ, बड़ा जुल्म हो गया। सभी लोग कहने लगे निकल जाओ मेरे घर से। मुझे पता होता तो 1 सेकंड भी न रखते, हम सभी लोग के साथ में रहती रही। वैश्या की बेटी, कितनी बदनामी हो गई अगर कोई सुन लेगा। मतलब लोग उसको भूल गए जो उसने अच्छा काम किया, जो गलत है उसके पीछे पड़ गए, जो हकीकत में गलत नहीं है लेकिन उसके पीछे पड़ गए। ये है आज के दौर की हकीकत। दोस्तों ऐसे सभी लोग उसको घर से निकाल देते हैं रोज। और जैसे ही उस लड़की ने, जो पवन की बहन थी, जिसकी शादी में प्रिया ने बाइक दी थी, उसको जब ये पता चलता है तो अपने घर वालों पे बरस पड़ती है, कहती है कि अच्छा, जिस दिन इज्जत तुम्हारी दांव पे लगी हुई थी, उस दिन किसी ने जब मदद नहीं की थी तब उसी ने मदद की थी। उसने हमारे घर की इज्जत को बचाया, तुम्हारी इज्जत को बचाया, और आज जब उसकी इज्जत दांव पे लगी है तब तुम उसको घर से निकाल रहे हो। कैसे हो गए हो? इंसानियत मर गई है क्या? कितना अच्छे से रही वो, कैसे बुरे समय में हमारी मदद की, और तुम उसको ही घर से निकाल रहे हो। एक बात मेरी सुन लो पिताजी, अगर मेरे घर की बहू बनेगी तो प्रिया बनेगी, वरना अगर वो बहू नहीं बनेगी तो तुम ये भी समझ जाओ कि तुम्हारी भी कोई बेटी थी। हमारा भी तुम्हारे घर से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। हम उस दरवाजे पे कभी पैर नहीं रखेंगे जहाँ पे एक ऐसी लड़की को बेइज्जत करके निकाल दिया जाए जिसने हमारी भरे समाज में बेइज्जती होने से बचा ली हो। दोस्तों इतनी बात जब सुनते हैं, अब वो जो पवन की बहन थी बहुत ज़्यादा डांटती है तो सभी शर्मिंदा हो जाते हैं। पवन के पिताजी हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, उस प्रिया के सामने कहते हैं कि बेटी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, हम समझ नहीं पाए। उसको माफ़ कर दिया जाता, पवन भी माफ़ी मांगता है। दोस्तों पवन की शादी उसके घर वाले करवा देते हैं उस प्रिया से। और दोस्तों जो आगे की कहानी क्या होती है, आगे क्या होता है, उसको अगर आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट्स करना,
वो भी वीडियो हम आपके लिए बना देंगे, अगर आपकी डिमांड हो कि आगे भाई क्या हुआ, क्योंकि आगे भी बहुत कुछ हुआ था। अगर आप कहो तो हम उसके लिए भी वीडियो बनाएं। और जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं वो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो वो आप तक पहुंचे। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं कि आपको परेशान करना, बल्कि मैंने ये इसलिए सुनाया कि जरूरी नहीं कि जिसका नाम बदनाम हो वो हकीकत में गलत हो। कभी कभी मजबूरियां इंसान को मजबूर बना देती हैं, ऐसे हालात पैदा कर देती हैं जिसमें उसको कोई रास्ता नजर नहीं आता। तो उस चीज़ों को सोच समझ के कोशिश ये करो कि जो लाचार कमज़ोर है, परेशानियों से घिरा है, उसकी मदद कर सको, क्योंकि गलत करने के लिए दुनिया बैठी हुई है। कभी अच्छा भी कर जाओ, किसी के लिए अच्छा भी सोच लो, अच्छा भी करो। चलिए दोस्तों, जिसको भी मेरी बात सही लगी हो और ये वीडियो जैसा भी लगा हो वैसा आप कमेंट्स के थ्रू मुझे बताना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय सभी को।